समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं उषु पांडे और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार बीपी यादव जी। नमस्कार। बीपी यादव जी भी हाल ही में बिहार चुनाव देख कर आए हैं, बिहार का ग्राउंड करके आए हैं, वहां के लोगों को समझ कर आए हैं, उनसे बात करके आए हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार का वर्तमान में रुख क्या है, बिहार वासी इस चुनाव को कैसे देखते हैं और आने वाले समय में ये चुनाव कौन सा नया मोड़ लेते हुए दिख रहा है। बीपी यादव जी, अभी आप हाल ही में बिहार में थे, आपने बिहार में लगभग 15 दिन का समय बिताया। बिल्कुल। बिहार के लोगों से बात करके क्या लगता है आपको कि इस बार का चुनाव किसके पाले में जाने वाला है और बिहार के लोग इस चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए श्री पांडे जी, इस बार का जो बिहार में चुनाव होने वाला है वो किसके पाले में जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति अपने चरम पर है। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनावों से इतर ये वाला चुनाव होने वाला है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा युवा बिहार में है, सबसे ज्यादा युवा वोटर बिहार में है। बिहार में SIR को लेकर क्राइसिस चल रही है। बिहार में इस समय वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा काफी तेजी से चल रहा है और बिहार की राजनीति को देखा जाए तो गर्माहट वहीं से मिली जब राहुल गांधी 13 दिन की अपनी यात्रा पर निकलते हैं, माफ कीजिएगा 16 दिन की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें से 3 दिन की छुट्टी थी, 13 दिन ही यात्रा हुई। और उसके बाद लगातार वो जिस तरह से सासाराम से शुरू करके और पटना में समाप्ति हुई, फिर लगभग पूरे बिहार को घूमे, साथ में तेजस्वी यादव, बीच बीच में स्थानीय नेता, अन्य प्रदेशों के नेता भी जुड़ते गए, इवन अखिलेश यादव भी सीवान में जुड़ गए थे और फिर वहां से आरा तक वो साथ में चले थे। तो बिहार की राजनीति को गरमाने का इन्होंने काम किया और कुछ हद तक बिहार की सियासत इस समय एकदम अपने चरम पर आ गई है। और बिहार के लोगों के लिए कहा जाता है कि बिहार के लोग बड़े राजनीतिक तौर पे बड़े परिपक्व होते हैं, उनकी राजनीतिक क्षमता बहुत हैवी होती है, वो सोचते बहुत है, बोलते बहुत है। जब आप बिहार में जाएंगे, कैमरा माइक देखेंगे तो बहुत जगह के लोग बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन वहाँ के लोग मुखरता से अपनी बात रखते हैं। और इस बार बिहार का चुनाव कई अन्य चुनावों से बिल्कुल इतर होने वाला है, क्योंकि बिहार में वादों का भी छौंका लग रहा है जी। ठीक है, बीच बीच में मोदी जी भी पहुंच रहे हैं और वो तमाम जितनी रेवड़ियां हैं वो लगातार बांट रहे हैं। नीतीश कुमार आप जैसे कि जी आप कह रहे थे कि बिहार में बहुत सारे छौंके लग रहे हैं और आपने भी एक बात कही कि बिहार में जो राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की, वोट अधिकार यात्रा, तो वोट अधिकार यात्रा को लेकर जहां एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दम भर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव इसको बेकार बता रहे हैं। आपकी नजर में ये सब चीजें कैसी हैं और आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव सही हैं या तेज प्रताप यादव सही है? देखिए, तेजस्वी और तेज प्रताप की बात डिफर है। तेज प्रताप परिवार से निकाले गए हैं। तेज प्रताप किसी तरह से अपनी जमीन बचाने की जद्दोजहद में है और उनकी वो जद्दोजहद है कि किसी तरह से वो इस बार फिर से विधानसभा पहुंचे। खैर अभी चुनावों में देर है, 2-3 महीने की देर है और हम ये जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव बहुत पुराने खिलाड़ी है, अभी भी महागठबंधन उन्हीं के बिछाए हुए मोहरों पे खेल रहा है। तो वो कुछ न कुछ इसका रास्ता जरूर निकालेंगे, क्योंकि तेज प्रताप कुछ न कहे तो इन लोगों को डैमेज कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे तो छवि खराब करने का। अभी वो 2 दिन पहले राघोपुर पहुंचे थे। राघोपुर तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है और चूंकि तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं, जिस तरह से ये साइकिल पे बैठ करके फिर लोगों के बीच घूमना, इस तरह से तेजस्वी नहीं घूम पाते हैं। उनका क्षेत्र बड़ा है, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो इस तरह से नहीं घूम पाते हैं। तो वहां पर ये पहुंचे थे और किसी न किसी तरह से देखा जाए तो तेज प्रताप की एक कोशिश रहती है कि दबाव की राजनीति किया जाए, दबाव बनाया जाए, परिवार पे दबाव बनाया जाए, उनको फिर से परिवार में वापस लिया जाए। उसी की ये देन है कि आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जब शुरू में उनकी वीडियो वायरल हुई थी, उनके फोटो वायरल हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि लोगों ने कर दिया था, इसमें दूसरे लोग हैं, जयचंद है, किस तरह की उपाधियां दी गई थी। उन्होंने संजय यादव पे निशाना साधा था कि बाहर के हैं,
जो राज्यसभा सांसद और तेजस्वी के खास मुखास है। अब उनका वो गोल चेंज हो गया है, उनका निशाना सीधे सीधे जो उनकी कथित प्रेमिका थी उनके भाई आकाश यादव पे शिफ्ट हो गया है कि आकाश जो है उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार में फूट दिलाने की भी कोशिश किए। तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से फिर से परिवार में मेरी वापसी हो जाए और उसी के लिए वो तमाम ये बयानबाजियां कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के विषय में जो वीडियो सामने आ रही हैं वो एक तरफ राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जी को अपना भगवान बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए लगातार दिख रहे हैं। देखिए, वो तेजस्वी पे निशाना भी साधते हैं और वो कहते भी हैं कि किसी भी तरह से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव को लड़का हुआ तो कहे कि वो तो मेरा भतीजा है, उसके लिए मेरा सब कुछ अर्पण है, उसके लिए उसके जो भी मेरा है वो सब कुछ मैं उसी के नाम कर दूंगा। तो एक तरह समझ जाइए कि परिवार का मोह गया नहीं है, वो जाएगा भी नहीं। जाहिर सी बात है, खून के रिश्ते हैं, ऐसे नहीं मिटते हैं, तो जाएगा भी नहीं। और हमें जहाँ तक लगता है कि ये जितनी भी कड़वाहट है इसको कहीं ना कहीं से परिवार मैनेज कर ले जाएगा और फिर ये लोग कुछ न कुछ अपना इसका हल निकाल देंगे। बिहार की राजनीति जो है इस समय नया मोड़ लेते हुए दिख रही है। बिहार में अभी तक एनडीए बनाम महागठबंधन चल रहा था और उसके बाद जब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज आती है, जनसुराज भी दम भर रही है कि हाँ हम सरकार बनाने वाले हैं। एक्चुअली जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, वो पुराने खिलाड़ी हैं। वो मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं, वो ममता बनर्जी के साथ काम कर चुके हैं, कमोबेश वो कांग्रेस के भी साथ कर चुके हैं। लालू यादव और आरजेडी का जब गठबंधन हुआ था तो उसके पीछे के सूत्रधार, माफ कीजिएगा, लालू यादव की आरजेडी और जनता दल का जब गठबंधन हुआ था, नीतीश कुमार और लालू एक साथ आए थे, तो उसके सूत्रधार यही प्रशांत किशोर हुआ करते थे। तो ये सबके साथ काम कर चुके हैं और ये जानते हैं आज का यूथ सोशल मीडिया पर है और सोशल मीडिया की ताकत को ये बखूबी जानते हैं और इनका पूरा का पूरा ध्येय यूथ पर है, क्योंकि बिहार युवाओं का प्रदेश है और सबसे ज्यादा युवा है यहाँ। बिहार में पलायन है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में अशिक्षा है और बिहार में गांवों में लोग बहुत ज्यादा बसते हैं। तो उन्होंने उन्हीं क्षेत्रों पे ज्यादा फोकस किया। उन्होंने जो बातें की है उन्होंने टारगेट ही शायद बिहार के पलायन को लेके और उन्होंने नौकरी देने की बात कही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने पलायन का उठाया कि पलायन कैसे रुकेगा। अभी तक सरकारें जो है पलायन नहीं रोक पाई हैं, इनके पास क्या रोड मैप है इन चीजों को लेके, और अगर हम आते हैं तो हम पलायन रोकेंगे। बिल्कुल कहते तो वो भी है कि हम पलायन रोकेंगे, लेकिन उनका क्या रोड मैप है वो भी इस रोड मैप को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि बिहार का पलायन चंद वर्षों में, चंद महीनों में नहीं रुक सकता है। उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। देख लीजिए, इवन बिहार से कई गुना बड़ा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का पलायन अभी तक नहीं रुका है। उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं हो जिसके युवा गुजरात की कंपनियों में भेड़ बकरियों की तरह जाकर के खटते न हो, गुजरात के युवा महाराष्ट्र की कंपनियों में न खटते हो, गुजरात के युवा हिमाचल प्रदेश में दवा की जो फैक्ट्रियां हैं वहां मजदूर न बने हुए हो, या फिर उत्तर प्रदेश के पंजाब में लोग नहीं है कि पंजाब में जाकर के वो काम कर रहे हो। तो ये कहना आसान है, लेकिन धरातल पर उतारना उतने ही बड़े मुश्किल का काम है। वही तेजस्वी यादव का क्या है? तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल को गिनाते हैं और वो 17 महीने के कार्यकाल में बताते हैं कि देखिए, जब हम उप मुख्यमंत्री थे, याद रखिए आप लोग कि जब हम उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरियों की बाढ़ ला दिए थे। अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर आपके लिए हम क्या कर देंगे, यही वजह है। और सबसे बड़ी चीज कि जो महागठबंधन शिथिल हो गया था, जो महागठबंधन थोड़ा कमजोर लग रहा था या जिसमें एनर्जी की कमी थी, वो एनर्जी वोटर जो यात्रा जो थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसके द्वारा लौट आई है। राहुल गांधी ने बिहार में अपना काम कर दिया है, मरे हुए कांग्रेस को एक नई जान फूंक दी है और उसी के साथ कदम पर कदम लगातार तेजस्वी यादव उनके साथ बने हुए थे और उससे युवाओं में भी जोश आया है और ये कहीं ना कहीं असरदायी होने वाला है। तो राहुल गांधी की यात्रा आने वाले समय में कितना रंग लाएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो बिहार में अभी तक 3 ही मोर्चे दिख रहे थे, जिसमें कि पहला एनडीए का था, दूसरा महागठबंधन का था और तीसरा जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर। लेकिन अभी तीनों मोर्चों में 2 चेहरे ऐसे हैं जो काफी फैक्ट डालेंगे बिहार की राजनीति में। एक है चिराग पासवान, जिनके पास 8 से 9% वो कहते हैं कि हमारा वोटर बैंक है पासवान समाज का, जो वो जिधर चलते हैं लगभग वो लोग उधर चलते हैं।
यही वजह थी कि पिछली बार जब वो हनुमान बन करके उतरे थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को डैमेज कर दिया था। लेकिन पिछली बार के चुनाव में क्या था कि वो हनुमान जब इधर थे तो मुकेश सहनी नीतीश कुमार के साथ थे, और कहा जाता है कि मुकेश सहनी के पास भी जो मल्लाह समाज है, जो बिंद है, जो इस तरह के लोग हैं, इनके साथ इकट्ठा हुए हैं और इनके पास 7 से 8% इनके पास भी वोटर है। अब ये इस बार क्या हुआ है कि ये इस बार महागठबंधन में आ गए हैं, और महागठबंधन में इनके समाज में जब हमने देखा रैलियों को, चाहे हम एकमा गए, सिवान गए, छपरा गए, आरा गए, बक्सर गए, दानापुर गए, पटना गए, तमाम जिलों में जब हम लोगों ने घूमा, ठीक है, तो जो सहनी समाज के लोग थे, जो मल्लाह समाज के, जो मछुआरा समाज के लोग थे, वो बस यही कहते थे कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज का बेटा उप मुख्यमंत्री बने, यानी कि डिप्टी सीएम बने। जाहिर सी बात, चंद्र खाने में कुछ बात हुई होगी कि जब सरकार बनेगी तो एक डिप्टी सीएम आपको बनाया जाएगा। उनकी मांग भी यही थी और यही मांग लेकर के वो आए हुए हैं, और जिस तरह से एकजुटता उस समाज की दिखाई जा रही है, तो हमें लगता है कि वो बड़ा फैक्ट इस बार आरजेडी के कुनबे को, जो महागठबंधन का कुनबा है, उसको बहुत फायदा दिखाने वाला होगा इस बार। तो ये भविष्य की बातें हैं, आने वाले समय में कौन किसको फायदा देता है और किसको कितना फायदा मिलता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब अगर अभी देखा जाए हाल फिलहाल, तो अभी तक हालांकि कोई बात नहीं थी, लेकिन अचानक से अब मुक्तेश्वर सरस्वती जी वाराणसी बिहार पहुंचते हैं, और बिहार पहुंच के उन्होंने एक नई घोषणा कर दी है कि हर विधानसभा में, हर जिला मुख्यालय में वो जाएंगे, और गाय के नाम पर, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे एक करारा हमला भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी बड़ी गोभक्त थी तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो गायों के कत्लखाने हैं वो बढ़ कैसे गए। और इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि हर विधानसभा से उनके जो गोभक्त हैं वो चुनावी मैदान में कूदेंगे, उतरेंगे, और उसके बाद गायों के नाम पर वोट मांगेंगे। क्या लगता है आपको कि क्या शंकराचार्य जी एक नई परंपरा की शुरुआत करने वाले हैं? आज से शंकराचार्य एक नया रास्ता अख्तियार करने वाले हैं, जो आध्यात्म के साथ साथ राजनीति के रास्ते पर चलना शुरू कर देगा? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, जब साधु महात्मा राजनीति में आते रहे हो, इसकी एक लंबी परंपरा है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी संत समाज से ही निकल के आते हैं, नाथ संप्रदाय से, और वो मुख्यमंत्री हैं। और कई विधायक हैं, कई मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में भी बाबा बालकनाथ हैं। तो इस तरह से तमाम लोग हैं। जहाँ तक अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात किया जाए तो आपको याद होगा कि उनमें आप भी थे, कवरेज के दौरान हम भी थे। उस समय भी वो भाजपा पे निशाना साधते हुए कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षा की तो बात करती है, लेकिन ज़्यादातर स्लाटर की परमिशन यही देती है, और बीफ की जो एक्सपोर्ट होता है भारत से बाहर, भाजपा के ही शासन में होता है। तो अगर भाजपा इतनी ही हमदर्द होती तो बीफ का एक्सपोर्ट रुकवा देती, ये गौ हत्याएं बंद हो जाती। इसको लेकर के वो अब बिहार में पहुंच गए हैं। बिहार मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। ये बात तो ये कहते रहे, पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, और सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी स्लाटर हाउस खुलवाती है, तो स्लाटर हाउस भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। स्लाटर हाउस उस समय के हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती थी, और बहुत सारे ऐसे स्लाटर हाउस भी पहले थे जो कि अवैध हुआ करते थे। वो सारे स्लाटर हाउस दिया गया नहीं, वैध नहीं किया गया, उनको बंद किया गया। वो स्लाटर हाउस बंद हुए, और जितने लाइसेंसी थे स्लाटर हाउस उनको चलने दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कानूनी दांवपेच भी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी कानूनी दांवपेचों में भारतीय जनता पार्टी अपना पल्ला झाड़ लेती है, और इसी को वो मिशन बना करके पहुंच गए हैं बिहार में। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है, और ऐसे में उनका कहना है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उनका देख रहे थे, उनका कहना था कि मैं हर एक जिला मुख्यालय में जाने की कोशिश करूंगा, वहां से जितने गो भक्त हैं, हर जगह गौरक्षक समितियां हैं, कमेटी हैं, लोग गौरक्षक हैं, वो उनसे मिल रहे हैं, और हर एक जगह उनकी कोशिश है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक गौ भक्त को प्रत्याशी बनाया जाए उस विधानसभा का, और चुनाव लड़ाया जाए। और यही कहा जाए कि अगर आप हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, अगर आप गोमाता की रक्षा करना चाहते हैं, तो आप हमें वोट दीजिए, गौ रक्षा हम करेंगे। वीपी जी, यहाँ पर दबी जुबान से लोग बात करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं, चूंकि
इनके विषय में हमेशा चर्चाएं होती रही हैं, बहुत सारे लोग इनको कांग्रेस जोड़कर देखते रहे हैं। तो दबी जुबान से बातें ये भी होने लगी हैं कि अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती जी कहीं ना कहीं कांग्रेस के या महागठबंधन के प्यादे बन रहे हैं और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने का एक कोशिश है और इसके माध्यम से वहां पर एनडीए को कहीं ना कहीं डैमेज किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब कौन किसका प्यादा है ये तो हम आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये राजनीति है। अगर गो भक्त के रूप में 243 लोग खड़े हो जाते हैं बिहार के चुनाव में, जहां आप देखते होंगे कि 400, 500, 1000 वोटों से हार जीत का फासला पिछली बार हुआ करता था। अगर ऐसी स्थिति में वो लोग वोट काट देते हैं, 2000 ही, 3000 ही, 4000 ही, 5000 ही, या उस व्यक्ति के कद पे डिपेंड करता है जो वहां पर प्रत्याशी हो कितना वोट काट सकता है, या फिर कोई बड़ा प्रत्याशी मिल गया जिसे आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, जिसे भाजपा ने टिकट नहीं दिया, जिसे मुकेश सहनी ने टिकट नहीं दिया, और उस व्यक्ति को अगर इन्होंने टिकट दे दिया तो फिर वो डैमेज कर सकता है। और जहां तक राजनीति की बात किया जाएगी किसी पार्टी का प्यादा बनने की, तो यहाँ पर देखिए साधु समाज भी और लगभग पार्टियों में बटे हुए हैं। कहने को तो कहते हैं कि हम हर सर्व समाज के लिए एक हैं, लेकिन उनके भी मन में विचार होते हैं और वो अपने विचार के हिसाब से चलते हैं। तो हो सकता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विचार हो भारतीय जनता पार्टी से, वैसे भी वो खुन्नस खाए रहते हैं और ये मौका है इनको तो यहाँ तक देखा जाता है, क्योंकि लोग बात करते हैं और इनको कांग्रेस जोड़कर इसलिए भी देखते हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पहले भी जब ये विद्यार्थी जीवन हुआ करते थे उस समय भी कांग्रेस जुड़े हुए थे और बताया ही जा रहा है कि कांग्रेस से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था और इसके बाद भी बहुत सारे लोग छात्र संघ का चुनाव एनएसयूआई के तहत शायद ये लड़े थे, हमें कंफर्म नहीं है। वैसे अभी देखा जाए तो प्रमोद कृष्णन महाराज थे वो भी कांग्रेस में थे और भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं, खुलेआम हो गए हैं, वहां मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई तो इधर आ गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे संत हैं जो इस तरह का करते हैं कि जहाँ जुगाड़ होता है वहाँ रहते हैं, जहाँ साथ होता है वहाँ साथ निभाते हैं। खैर ये तो चीज़ें आने वाले वक्त में पता चलेंगी कि जनता किसको कितना वोट देगी, किसको जिताएगी, किसको हराएगी। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये बिहार में सरदर्द जरूर बन जाएंगे और कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से ये डैमेज भी कर सकते हैं, जहाँ छोटे अंतर पे चुनाव हार जीत की बात आएगी। तो खैर ये जो चुनावी बातें हैं इसका हम कोई समर्थन नहीं करते, हम इस पर कोई अपनी पर्सनल राय नहीं रखते। ये जनता के बीच से जो बातें आ रही हैं, जनता के बीच से जो आवाजें उठ रही हैं, हम लोग उस पर बात कर रहे थे। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है? आप इस पर अपनी राय, अपने विचार जरूर रखिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।